तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीम डिज़ाइन। बीम में आपके पास दो तरह की फोर्सेस होती हैं, एक बेंडिंग फोर्स और एक शियर फोर्स। ये अगर एक स्ट्रेट बीम है, जैसे हमने एग्जांपल की थी, उसके ऊपर ऊपर से लोड लग रहा था, तो बेंड होने के बाद उसकी शक्ल इस तरह की हो जाएगी। उसके अलावा इसमें टॉप पे आएंगी कंप्रेसिव फोर्सेस बेंड होने की वजह से, और बॉटम में आएंगी इसके पास टेंसाइल फोर्सेस। तो ये तो होगी इसकी बेंडिंग की शक्ल। तो जो बेंडिंग है उसके लिए हम लॉन्गिट्यूडनल बार्स देते हैं, यानी कि जो लेंथ में उसकी बार्स रखते हैं ना, उसको कहते हैं मेन बार्स। तो जितना आपके पास बेंडिंग मूवमेंट आएगा, उसी हिसाब से इसकी नंबर ऑफ बार्स हम कैलकुलेट करना सीखेंगे इसमें मूवमेंट डिजाइन में। और शियर फोर्स जो क्रिएट होती है वो इसके फेस के बिल्कुल पैरेलल क्रिएट होती है। तो उसके लिए फिर हम उसको रेजिस्ट करने के लिए टाइज प्रोवाइड करते हैं, जिन्हें आप रिंग्स भी कहते हैं। तो ये बस बीम में दो ही तरह का डिजाइन होता है। अच्छा जी, आगे उसके आगे ही हमारे पास बीम्स में दो टाइप्स होती हैं। एक है सिंगल रीइंफोर्स्ड बीम, जिसमें सिर्फ नीचे बार्स होती हैं मेन और टाइज होती हैं। और इसके अलावा होता है डबल रीइंफोर्स्ड बीम, या ये जो रियल में हमारे पास आता है मेन बीम, जिस जो फ्रेम स्ट्रक्चर्स में होता है आपके पास बीम कॉलम जॉइंट्स। ये जो सिंपल है, ये मेसनरी के ऊपर बस प्लेस कर देते हैं इसको दरमियान में भी, ताकि क्रैकिंग ना हो, और टॉप पे भी ताकि लोड सही तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो। तो ये बस मेसनरी स्ट्रक्चर जो हमारे पास सिंगल स्टोरी डबल स्टोरी होते हैं, उनमें यूज होता है सिंगल रीइंफोर्स। जो मेन हमारे पास बीम होता है वो डबल रीइंफोर्स होता है, यानी उसके नीचे भी बार्स होती हैं, ऊपर भी बार्स होती हैं। तो इन दो बीम्स का डिजाइन इंशाल्लाह हम करेंगे। अच्छा, बीम डिजाइन करने के लिए हमें दो चीजों का पता होना चाहिए। एक तो जो लोड अप्लाई हो रहा है, यानी कि मूवमेंट, क्योंकि हम अभी सिर्फ बेंडिंग का डिजाइन करेंगे आज के लेक्चर में, तो शेयर का अगले लेक्चर में करेंगे। तो अभी सिर्फ जो बात होगी वो बेंडिंग से रिलेटेड होगी। एक होता है आपके पास अप्लाइड लोड, एक होती है बीम की अपनी स्ट्रेंथ जो कंक्रीट और स्टील की वजह से होती है। तो अगर हमारे पास बीम की अपनी स्ट्रेंथ अप्लाइड लोड से ज्यादा है तो हमारा डिजाइन ठीक हो जाएगा। बस यही दो चीजें हमारे हमें कैलकुलेट करने की जरूरत है। उसके बाद अप्लाइड लोड की बात करते हैं। अप्लाइड लोड सिंपली क्या होता है, जो बीम आप पढ़ते हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, उसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते आ रहे हैं, वही उसके पास जो मैक्सिमम मूवमेंट होता है ना किसी पॉइंट के ऊपर, ये सिंपली सपोर्टेड का तकरीबन सेंटर में होता है, या लेफ्ट राइट भी हो सकता है, वो उसको हम एम यू के बराबर कह देते हैं, या फिर अप्लाइड लोड के बराबर। इसमें एक चीज ये है कि अगर सिंपली सपोर्टेड आपके पास बीम है, उसके सेंटर में बिल्कुल लोड लग रहा है, तो उसका आपको एस एफ डी बी एम डी बना के भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं एम यू। लेकिन फार्मूला गिवन है डब्ल्यू एल स्क्वायर, सॉरी ये थोड़ी गलती हो गई है लिखने में, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8। यानी आपको फिर बीएमडी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट डब्ल्यू का मतलब है ये जो लोड लग रहा है, फॉर एग्जांपल 100 लग रहा है, और एल क्या होगा, इसकी लेंथ होगी बीम की। तो डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 कर देंगे तो आपके पास अप्लाइड मूवमेंट आ जाएगा। उसके अलावा एक चीज होती है फैक्टर्ड लोड, जो हम डिजाइन में यूज करते हैं अगर हम स्ट्रेस डिजाइन करें इसका। तो दो टाइप्स पढ़ाई थी बीम की, एक वर्किंग स्ट्रेस मेथड और एक अल्टीमेट लोड मेथड। तो जो अल्टीमेट लोड मेथड था उसमें मैंने कहा था कि आपने लोड के साथ फैक्टर लगा देने हैं। अब डेड लोड और लाइव लोड का मैंने आपको बताया है। ये आपको लाइव लोड गिवन होंगे या आपको पता होना चाहिए, ये मैं आपको इसके टेबल्स दे दूंगा। डेड लोड जो है आपका, वो सिंपली इसका
बीम का वेट होता है, और प्लस जो आपके पास डेड चीजें हैं जैसे कोई फिनिशिंग के साथ जो हम टाइलें वगैरह लगा देते हैं स्लैब के ऊपर, या इस तरह की चीजें जो बिल्कुल फिक्स है थ्रू आउट द लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर, वो आपके पास डेड लोड में आएगा। लाइव लोड में आपके पास क्या क्या चीजें आएंगी जो मूवेबल है, जैसे लाइब्रेरी है, उसमें कभी बुक्स होंगी, कभी कम हो जाएंगी, कभी ज्यादा हो जाएंगी। इसी तरह ऑफिसेज हैं, उसमें कभी फर्नीचर कम हो जाएगा, कभी ज्यादा हो जाएगा, तो वो चीजें लाइव लोड में आएंगी। ये इसके टेबल्स हैं, ये मैं आपको दे दूंगा। तो डेड लोड प्लस लाइव लोड, इनको आप 1.2 और 1.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कोड ने हमें दिए हुए हैं लोड फैक्टर्स, तो इससे भी हमारे पास मूवमेंट आ जाएगा। मेन चीज ये है कि आपको बीएमडी बनानी आनी चाहिए। लोड आपको गिवन होगा, उससे की मदद से आप बीएमडी बनाएंगे, यही होगा लोड। ये जो डेड लोड और लाइव लोड की फॉर्म में है, इसको हम बीम के ऊपर अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल ये 50 है, ये भी 50 या 60 है, तो इसको 1.2 और 1.6 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लगा देंगे, यानी 1.2 प्लस 1.6। तो जो भी टोटल आपके पास लोड लग रहा होगा उसकी मदद से आप बीएमडी बनाएंगे बीम की, और वो वाला फिर आपके पास एम यू का मूवमेंट आ जाएगा जो अप्लाई हो रहा है इस बीम के ऊपर। उसके मैंने आपको दो तरीके बताए हैं, या आप डायरेक्ट एस बीएमडी बना लें उसकी, या फिर आप फार्मूलाज की मदद से मूवमेंट निकाल लें। तो बीएमडी बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपके कोर्स में ये है कि सिंपल डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर्स हैं तो उनके डायरेक्ट फार्मूला है। अगर दोनों साइडों से फिक्स है तो उसका फार्मूला है आपके पास WL² डिवाइडेड बाय 12। तो इससे आपके पास मैक्सिमम मूवमेंट आ जाएगा, जिससे हम MU कहेंगे। किसी भी पॉइंट में हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे। हम मैक्सिमम के अगेंस्ट डिजाइन कर देते हैं, तो जो मैक्सिमम से कम मूवमेंट होता है वो ऑटोमेटिकली सेफ हो जाता है, तो हम बस मैक्सिमम पकड़ के उसके ऊपर डिजाइन कर देते हैं। ये हो गया हमारे पास MU। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी ये वाली MN। MN क्या है? बीम की स्ट्रेंथ है, ये हमें निकालनी पड़ेगी। बीम में हमारे पास अभी मैंने बताया दो तरह की फोर्सेस होती हैं, एक कंप्रेसिव और एक टेंसाइल। अगर इसकी स्ट्रेस डायग्राम बनाई जाए या फोर्सेस वाली डायग्राम बनाई जाए, तो आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई है स्ट्रेसेस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, कि स्ट्रेस वगैरह क्या चीज होती है? यस सर, बढ़िया। हाँ सर, पड़ी हुई है। बस ठीक है। अच्छा, टॉप पे मैंने कहा कंप्रेशन होती है, बॉटम पे मैंने कहा टेंशन होती है। तो एक चीज होती है आपके पास न्यूट्रल एक्सिस, ये जो लाइन आपको नजर आ रही है, अगर आप बीम को बेंड कर रहे हैं तो इसमें दो तरह की फोर्सेस जनरेट होंगी, बॉटम पे टेंशन और टॉप पे कंप्रेशन। अब यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगी, यहाँ पे आएगी आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब अगर आप न्यूट्रल एक्सिस पे कोई स्ट्रेस नहीं होती, ये इसका रूल है, जीरो स्ट्रेस होती है न्यूट्रल एक्सिस पे, जीरो स्ट्रेस। न्यूट्रल एक्सिस उसी पॉइंट को कहा जाता है बीम में या कॉलम में जहां पे आपके पास जीरो स्ट्रेस हो, तो वो अक्सर उसका सेंट्रॉइड होता है बीम का, या ऊपर नीचे हो सकता है फोर्सेस की कम ज्यादा होने की वजह से। अब टेंसाइल फोर्स बीम में ज्यादा होती है, तो इसका न्यूट्रल एक्स की डेप्थ आप देखें ज्यादा होगी और कंप्रेशन में कम होगी। अच्छा, एक मेन इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि जो नीचे टेंसाइल स्ट्रेंथ आपकी बन रही है, वो कंक्रीट में उसने बिल्कुल जीरो ली हुई है, और सिर्फ टेंशन की उसने कंसीडर की हुई है। इसका मतलब ये है कि जो आपकी बीम की, आपको पता है टेंशन में, जो कंक्रीट है टेंशन में वो बहुत वीक होती है, तकरीबन 10 टाइम्स उसकी स्ट्रेंथ कम होती है बीम से, टेंशन से। जैसे आपने टेस्ट वगैरह किए होंगे, तो उसमें अगर कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 3 या 4 हजार PSI आती है, तो उसकी टेंशन वाला टेस्ट अगर आपने किया हुआ है, वो जॉब ब्रैकेट टेस्ट, तो उसमें तकरीबन 400 के करीब सिर्फ उसकी आएगी, यानी 10 टाइम्स। तो डिजाइन करते हुए हम कहते हैं कि जो न्यूट्रल एक्सिस से नीचे वाली कंक्रीट थी टेंशन पे थी, ही नहीं।
तो हम जो न्यूट्रल एक्सिस से नीचे वाली कंक्रीट है, चूंकि वो टेंशन में है तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम है, तो डिजाइन करते हुए हम उसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। हम सिर्फ जो स्टील नीचे आ रहा है सिंगल रीइंफोर्स में, उसमें जो स्ट्रेस या फोर्स जनरेट हो रही है वो सिर्फ करेंगे। ये एक हो गई बात। दूसरी बात है कि कंप्रेशन। अब कंप्रेशन में देखें अगर आप, तो स्टील तो नहीं है ऊपर न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर, सिर्फ कंक्रीट है। तो जो इसकी रिसर्चर्स ने बनाई हुई है डायग्राम, वो कोई इस तरह की है, पैराबोलिक तरह की। तो पैराबोलिक तरह की है। इस स्ट्रेस का हमें एरिया निकालने में बड़ी मुश्किल पेश आती है। अब देखें ये अजीब सी शेप है, तो इसका एरिया हम आसानी से नहीं निकाल सकते पैराबोलिक का। ये कुछ ने निकाला हुआ है, K3 एक फैक्टर है, उसको FC प्राइम से मल्टीप्लाई कर दें और फिर जितनी इसकी डेप्थ है C उससे मल्टीप्लाई कर दें। और जब आपने फोर्स फोर्स लेनी है तो उसको, इसके सेंट्रॉइड तकरीबन इधर बनेगा तो इधर फोर्स ले लेते हैं। तो ये वाला तरीका यूज करना जो है ना बहुत मुश्किल है। फिर इस तरीके को आसान करने के लिए एक है हमारे पास विटनी स्ट्रेस डायग्राम। ये विटनी एक साइंटिस्ट था, उसने बनाई थी। उसने इस फिगर को रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दिया था। ये अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें, उसने इसी को, ये जो आपके पास अजीब सी स्ट्रेस की डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है पैराबोलिक फॉर्म में, उसने कुछ फैक्टर वगैरह लगा के इसको एक रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दिया था। तो इसका नाम उसने दे दिया विटनी स्ट्रेस ब्लॉक। विटनी स्ट्रेस ब्लॉक। ये बिल्कुल रेक्टेंगल में है, तो हमें इसका एरिया फाइंड करने में बड़ी आसानी होगी। उसने किया क्या कि ये जो शेप है इसे रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दिया। ये जो ऊपर वाली इसकी विड्थ होती है, उसने कहा कि ये 0.85 FC प्राइम के बराबर होगी, और इसकी हाइट को उसने ए का नाम दे दिया। ये सारी चीजें अभी हम कैलकुलेट करेंगे। इससे फायदा क्या हुआ, जो इस कंप्रेशन की अगर सिर्फ फोर्स देखी जाए तो वो बिल्कुल सेंटर में लगेगी। इसका इधर एरिया ज्यादा था तो इसका सेंट्रॉइड थोड़ा ऊपर चला गया, तो ये फोर्स ऊपर चलेगी। तो इसकी जो लेंथ हमारे पास आएगी यहाँ तक, वो डिफरेंट होगी, क्योंकि हमने तो मूवमेंट निकालना है। मूवमेंट होता है आपके पास फोर्स इनटू वर्टिकल डिस्टेंस। तो वो निकालने में मुश्किल होनी थी हमें, इसलिए उसने एक रेक्टेंगल की फॉर्म दे दी इसे, और साथ कुछ फैक्टर लगा दिए, आसानी कर दी, ताकि हमारे पास कंप्रेशन जोन का एरिया आसानी से आ सके। वो कैसे किया उसने, ये देखते हैं। ये देखें, न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर ऊपर आ रही थी कंप्रेशन, नीचे टेंशन में सिर्फ टेंसाइल जो बीम की है वो फोर्स आ रही है। तो उसने कैसे किया, इसको कन्वर्ट करने के लिए उसने इसकी विड्थ को कह दिया वो है 0.85 FC प्राइम, यानी कि कंक्रीट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उसका 85% उसने ले लिया। और फिर इसके पास वर्टिकल चीज को उसने कह दिया एरिया। ये अभी कैलकुलेट हो जाएगा, आप देखिएगा। और ये सेंटर पे फोर्स लगेगी इसके, कंप्रेसिव फोर्स। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम मूवमेंट आर्म से। ये देखते हैं अब हम। काइंडली अपने माइक ऑफ रखा करें, बीच में डिस्टरबेंस होती है काफी। ये है जी इसकी कैलकुलेशन, थोड़ी सी थ्योरेटिकल, वो आप लोग देख लें। सबसे पहले बात करते हैं टेंशन की। टेंशन सिर्फ स्टील रेजिस्ट करेगा। तो स्ट्रेस होती है हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया, ये पढ़ाया था मैंने। इससे हम जो टेंशन की फोर्स आ रही है इसको कह देंगे, स्टील में जो फोर्स आ रही है वो टेंशन है, और जो नीचे एरिया डिवाइड होगा वो स्टील का एरिया होगा। AS एरिया ऑफ स्टील इसे कहते हैं। और स्ट्रेस हम कहाँ तक जाएंगे, ये इस मेथड का फार्मूला है FY तक। तो जो हमारे पास टेंशन आ रही है यहाँ पे वो ASFY हो जाएगी। तो ये हमारे पास टेंशन फोर्स आ गई। इसके अलावा कंप्रेशन की बात करें तो वो सिर्फ कंक्रीट में जनरेट होगी।
तो कंप्रेशन अभी मैंने उधर से बताया कि जो स्ट्रेस ब्लॉक का एरिया है उसके बराबर होगी 0.85 एफ सी प्राइम ए बी। बी क्या है? बीम की विड्थ है। ये बीम है आपके पास, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस विड्थ बी होगा। ए क्या है आपके पास? ये वाली चीज, ये अभी कैलकुलेट कर लेंगे हम। अच्छा, तो हम अज्यूम ये करते हैं कि जितनी बीम में कंप्रेशन जनरेट हुई है उसके बराबर ही हमारे पास बीम में टेंशन भी जनरेट हुई है। तो हम इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। C इज इक्वल टू टी, यानी कि कंप्रेशन इज इक्वल टू टेंशन। कंप्रेशन हमारे पास ये बन गई, विटनी स्ट्रेस ब्लॉक का एरिया। एरिया कैसे किया ये देखें, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस लेंथ इनटू विड्थ, जैसे सिंपल रेक्टेंगल का या मुस्ततील जिसे आप कहते हैं उसका एरिया। और टेंशन, हमने टेंशन फोर्स ये वाली कैलकुलेट कर ली कि ए एस मल्टीप्लाई बाय एफ वाई हमारे पास टेंशन आएगी। आए कैसे? इस तरह फोर्स पर यूनिट एरिया के साथ। दोनों का हमने इक्वेशन को बराबर कर दिया, यहाँ से ए सेपरेट कर लिया, ए एस एफ वाई डिवाइडेड बाई 0.85 एफ सी प्राइम बी। ये ए भी हमारे पास जो अननोन था वो निकल आया, यानी कि अब स्ट्रेस ब्लॉक में हमारे पास कोई भी चीज अननोन नहीं रही। ए भी हमें पता चल गया और 0.85 एफ सी प्राइम बी है वो भी हमें पता चल गया। आखिरी जो काम हमने करना है वो इसका मूवमेंट निकालना है, जो हमारे पास यही बीम की स्ट्रेंथ हमें दे देगा। वो कैसे होगा? एम एन हमें चाहिए, जो कि शुरू में आपको बताया मैंने कि बीम की स्ट्रेंथ कितनी होगी। तो मूवमेंट आपके पास होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय वर्टिकल डिस्टेंस डी। फोर्स इंटू डिस्टेंस वर्टिकल, यानी अगर कोई फोर्स लग रही है आपके पास और हमने इसका यहाँ तक मूवमेंट लेना है, तो इस तक, इससे लेके इस तक हमें उसका डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो सिंपल हमारे पास उससे मूवमेंट कैलकुलेट हो जाता है। बीम के केस में भी वही है, हम टेंशन वाली साइड लेते हैं क्योंकि उसमें अननोन चीजें बहुत कम है, एरिया ऑफ स्टील है और एफ वाई है। तो ये जो टेंशन फोर्स आपके पास लग रही है, इससे लेके कंप्रेशन के सेंटर तक अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास मूवमेंट आ जाएगा। कंप्रेशन का सेंटर कैसे निकालेंगे? ये सिंपल a डिवाइडेड बाय 2, ये हाइट हमने फाइंड आउट कर ली, इसके सेंटर पे हमें क्या चीज चाहिए? फोर्स जो लग रही है कंबाइन, वो हो जाएगा सादा सादा, क्योंकि रेक्टेंगल है, इसका सेंट्रॉइड देखें a डिवाइडेड बाय 2 पे होगा। तो अगर हमने इससे लेके इस तक डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो कैसे होगा कि ये जो एक और चीज मैं बताना आपको भूल गया हूं, जो टॉप से लेके स्टील की बार्स हैं वहां तक का डिस्टेंस डी कहलाता है, इसको इफेक्टिव डेप्थ भी कहते हैं। तो यहां से यहां तक अगर हमारे पास डिस्टेंस डी है, तो अगर हमने यहां तक का डिस्टेंस लेना है मूवमेंट के लिए, तो सिंपली ऊपर वाली चीज इसमें से माइनस कर देंगे, डी माइनस ए बाय 2। तो ये हमारे पास मूवमेंट फाइंड करने के लिए बीम का वर्टिकल डिस्टेंस आ गया, डी माइनस ए बाय 2। तो इस डिस्टेंस को हम फोर्स से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास मूवमेंट आ जाएगा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डी बाय 2, सॉरी डी माइनस ए बाय 2। फोर्स हमारे पास क्या है? अभी मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाई है, ये वाली टेंशन फोर्स जो स्टील में जनरेट हो रही है, ए एस मल्टीप्लाई बाय एफ वाई। तो हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा एम एन का? ए एस एरिया ऑफ स्टील इंटू एफ वाई मल्टीप्लाई बाय डी माइनस ए बाय 2। तो ये आपके पास फाइनल फार्मूला आ गया। ये ही फार्मूला आपके पास बीम के डिजाइन में यूज होगा। एक आपको
बीम की स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए जो कि ये है, और एक आपके पास एम यू जो मैंने आपको शुरू में बताया कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये दो चीजें आपके पास पता होंगी, आपको पता होंगी तो आप आसानी से इसका डिजाइन कर सकेंगे। बाकी इनमें कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं। ए एस हमारे पास है, सिंपली जो हम बार्स डालेंगे उनका एरिया ऑफ स्टील, या ये हमें पहले से मालूम होगी कौन सी यूज करनी है, या फिर हम डिजाइन करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेशंस में ये आ जाएंगी। सेकेंडली हमारे पास एफ वाई है। एफ वाई से मुराद मैंने आपको पहले बताया था कि ये होता है स्टील का ग्रेड, या 40 यूज हो रहा है हमारे यहाँ या 60 यूज हो रहा है। जो सिंपल स्लैब्स हैं उनमें 40 का, कॉलम्स में 60 का, अगर सिस्मिक जोन है तो दोनों में 60-60 का। तो ये तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा। उसके अलावा इफेक्टिव डेप्थ, टॉप से लेके स्टील की बार्स तक का डिस्टेंस, वो होती है आपके पास इफेक्टिव डेप्थ। उसके अलावा ए, इसका फार्मूला भी हमने कर लिया है, डिवाइडेड बाय 2। तो ये सिंपल आपके पास ये वाली इक्वेशन अगर आपको सही तरह आती है तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंडली एरिया ऑफ स्टील का एक एक टेबल है, वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। उससे आपने जितनी बार्स हुई उनका आपने फाइंड आउट कर लेना है। पहले शायद आप लोग करते होंगे पाई D4/64, उससे सर्कल का एरिया आ जाता है तो आप वही कंसीडर करते हैं। लेकिन एक होता है नॉमिनल एरिया, ये हमें फैक्ट्री वाले प्रोवाइड करते हैं कि आपने कितना लेना है। तो वो वाला टेबल अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, काइंडली वेट करें। ये आपको एक पेज नजर आ रहा होगा, टेबल A1। इसमें देखिए आप बार्स के नंबर गिवन है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इनका डायामीटर भी जो हमें नॉमिनल है वो भी पता यहाँ से चल जाता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.11, 0.2, 0.31, ये आपको अब जुबानी याद होने चाहिए। वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने कभी फोरी फोरी कैलकुलेशंस आपको करनी पड़ जाए तो ये बेसिक है। नंबर 3 की बार, नंबर 4 की बार, नंबर 8 की, नंबर 7 की, नंबर 6 की, नंबर 5 की। तो इनके एरियाज बड़े सिंपल से हैं, 0.1, 0.2, 0.31, 0.4, 0.6। ये आपको जुबानी याद होनी चाहिए, ये गिवन है इस टेबल में। ठीक है जी। उसके अलावा इसका टेबल है जो कि ये खुद ही नंबर ऑफ बार से मल्टीप्लाई कर देता है। फॉर एग्जाम्पल 4 नंबर की बार है, आधी इंची का सरिया है, आपके पास 8 बार्स है, तो डायरेक्टली उसने मल्टीप्लाई करके इस टेबल में लिख दिया। तो इससे हमें अंदाजा लगाने में बड़ी आसानी होती है। फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेशन में आपके पास एरिया ऑफ स्टील आ रहा है 3.6 इंच स्क्वायर, तो हमें आसानी ये होगी, हम उसके करीब करीब जो होगा इस टेबल से डायरेक्ट ढूंढ लेंगे, तो यहाँ पे कहीं हमारे डिजाइन की नंबर ऑफ बार्स आएंगी। तो ये दो टेबल जो है ना आप लोग अच्छी तरह से देख लें। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके करेंगे क्वेश्चंस, तो उसमें ये दोनों टेबल यूज करेंगे इंशाल्लाह। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? नहीं तो आज का लेक्चर यहीं तक है। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। आपने तो कभी किया ही नहीं है पहले भी, आप तो चुप ही रहना। यस सर। कोई और बताए मुझे। नेट स्लो है, हाजिरी ले लें सर। क्या हाजिरी ले ले? हाजिरी तो ली जाएगी, कोई मसला नहीं है। एक किसने 181 ने मुझे कहा था, उसकी मैंने ठीक करवा दी है, वो कौन था? हमजा सर, हमजा बख्तियार। हाँ उस पे मुझे वो आज नहीं आया। चले आज की उसकी एब्सेंट लगती है। काम बराबर हो गया। पहले मूवमेंट वाले जो आपने 3 क्वेश्चन दिए थे उनके बारे में कुछ बताओ, वो सही समझ नहीं आ रहा। उसका मुझे कुछ करके भेजे ना आप, तो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, सही है। कुछ मुझे शुरू तो करके बताए ना जहां से आपको समझ नहीं आ रही। ठीक। उसके अलावा शुरू किया आपने? सर जी कल थोड़ी देर बैठा था तो हाँ, सही से शुरू में समझ नहीं आ रहे थे रिएक्शन वगैरह। अच्छा अच्छा अच्छा। चले वो मुझे भेजे, मैं आपको फौरी तौर पे वॉइस मैसेज समझा देता हूँ। ठीक है, सही है सर। ठीक है जी। कोई और क्वेश्चन आपका?
नेक्स्ट क्लास कब होगी सर जी? सर कोरोना की तीसरी लहर कब आएगी? दूसरी तो खत्म हो जाए फिर आएगी। अच्छा, नेक्स्ट क्लास का ये है कि अगर हुई तो वेडनेसडे को होगी, नहीं तो इस वीक में बस यही एक क्लास है आरसीसी की। टच जी हाँ सर जी। ठीक है। बस सर जी लीव कर दिया अब के कोई और बताना है आपने? नहीं, बस यही आज का लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज।